हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। पीछे की कक्षा में हम लोगों ने नंबर और पर्सन को पढ़ा था बाबू। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे केस पर, और केस को मैं अंग्रेजी ग्रामर में बोन मैरो बोलता हूं बाबू। अस्थि मज्जा जिसको आप बोलते हो ना, बिना उसके कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। इसलिए बाबू अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बिना केस के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा, अगर मैं वैसे तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक बार अगर वीडियो देखेंगे तो 110% समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं पक्का उसका सलूशन आपको दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं केस के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बाबू। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिएगा हम चर्चा करते हैं कारक। जैसे देखिएगा केस की हिंदी क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि केस का मतलब क्या होता है, कारक होता है। अगर हम हिंदी में बात करें बाबू तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन भाई हिंदी अपना एक अलग भाषा है, हमको किस पर काम करनी है, अंग्रेजी पर काम करनी है। अंग्रेजी में अगर आपसे कोई पूछे कि केस कितने होते हैं तो सीधा सीधा कहिएगा बाबू कि वैसे होते तो 4 हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना, 3। और जो चौथा केस है हम उसके भी बारे में बात करेंगे बाबू। जब हम लोग नरेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिएगा हम लोग केस के बारे में बात करते हैं कि कितने प्रकार के केस होते हैं। तो सबसे पहले केस होते कितने हैं, 3 होते हैं। अच्छा चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं, 4 को लेकर चलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बाद में पढ़ा जाता है। जैसे पहले अगर केस के बारे में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जब दूसरे के बारे में बात करते हैं, अच्छा कहीं कहीं इसका नाम बाबू ना नॉमिनेटिव दे देता है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, इसी को ही हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। दूसरा जो होता है बाबू हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। जो तीसरा होता है बाबू उसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। क्या बोला जाता है, पजेसिव केस। अब इसी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, जेनेटिव केस बोला जाता है। और जो चौथा केस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसे ही बोला क्या जाता है बाबू, वकैटिव केस बोला जाता है, वकैटिव केस। हिंदी तो वैसे इसका जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सुन लीजिएगा इसके बारे में हम बात करते हैं तो कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, और इसको बोला जाता है संबोधन कारक। चलिए मैं लिख भी देता हूं, अगर जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे बाबू इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। इसे हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक। इसे हम क्या बोलेंगे, संबंध कारक। और जो चौथा होता है इसे हम संबोधन कारक बोलते हैं। यानी कि जब भी आपसे कोई अंग्रेजी में पूछेगा कि केस कितने होते हैं, तो वैसे होते तो 4 हैं, लेकिन हमको पढ़ना कितना होता है, 3, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। आइए हम इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर ये समझ गए बाबू वीडियो रीजन क्या है तो थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, केस के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो जब आप वॉइस पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा ये चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाया करेंगी। जैसे देखिएगा अगर हम लोग सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में कार्य कौन करता है। जब हमने पीछे पढ़ा बताया था आपको कि सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, और क्या वर्ब कैसे पहचाना जाता है। जब ये तीनों हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि हाउ टू फाइंड अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं उसके भी बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे अगर हमने बात किया था कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है, तो आपने देखा था कि सर सब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा और नहीं तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। यानी 2 चीजें आएंगी सब्जेक्ट के रूप में। और जब भी, अब यहीं से आपका डिफिनीशन भी बन जाता है। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछ दे कि सब्जेक्टिव केस की डिफिनीशन क्या होती है बाबू, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा, इफ अ नाउन और प्रोनाउन, क्या होता है बाबू, इफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड, ये देखिएगा यूज्ड एज अ, ठीक है ना, एज अ सब्जेक्ट, ये देख लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यही डिफिनीशन होता बाबू, इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी कि कह सकते हैं कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीजें आ सकती हैं बाबू, तो नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। चीजें क्लियर होंगी, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं बाबू। जैसे देखिएगा अगर मैं कह देता हूं, एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं कि आई प्ले क्रिकेट,
ये देख लीजिएगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। बाबू खेलने के रूप में कौन कार्य कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं, यानी आई कर रहा है। तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यही आई हमारा किस केस में है बाबू, सब्जेक्टिव केस में। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन भी क्या हो, सॉरी ये तो प्रोनाउन हो गया, अब नाउन के बारे में बात करते हैं। अगर हम यहीं पर चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि राम प्लेज क्रिकेट कर सकते थे। तो ये बताइए राम क्या है बाबू, नाउन है कि नहीं है, लेकिन किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। डिफिनीशन बहुत ही आसान हो जाता है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जब भी आपसे कोई डिफिनीशन पूछ दे भैया सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तुरंत डिफिनीशन होगा कि इफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई कार्य कर देता है तो वो चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्टिव केस में होती हैं। इसी का सिमिलर बाबू तुरंत हम साथ में करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव केस का सेम डिफिनीशन होगा कि इफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ, क्या बाबू, ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, चूंकि देखिएगा बाबू नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब भी हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो नोट्स बनाने के लिए झंझट नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो दिमाग लेकर जाते हो, नोट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कोशिश करिएगा कि हम लोग पूरा का पूरा यहीं पर चीजें क्या कर लें, रट जाएं, या रटने की क्या बात है, सीख जाएं। जैसे देखिएगा, अगर हमने बात कर लिया कि भैया ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो आपका सीधे डिफिनीशन हो जाएगा कि इफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल उसका भी समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल में बाबू ऑब्जेक्टिव केस का दे रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर लिखी जाती हैं चीजें, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। सबसे मेन बात है कि आपको अंग्रेजी सीखना है, और मैं 100% विश्वास दिलाता हूं बाबू कि आपको अंग्रेजी सिखाकर ही मानूंगा। बस अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो। जैसे देखिएगा, अगर हम एग्जाम्पल के बाद में बात करें तो मैं कह दूंगा कि ही लव्स मी, ये देख लीजिएगा। अगर हमने बात किया कि सब्जेक्टिव केस में कौन यूज हुआ है बाबू, ही, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि यह वर्ब के किस के रूप में कार्य किया है, सब्जेक्ट के रूप में। अगर यहीं पर हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में देखिएगा क्या काम किया है बाबू, मी, तो मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। अब मी है क्या, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो वह हमेशा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अच्छा चलिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते थे ही लव्स राम, ये देख लीजिएगा बाबू, राम क्या है, नाउन है कि नहीं है, लेकिन यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नाउन भी यूज होता है तो वह भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। यह चीजें ध्यान रखने की बात है। तो अगर आपसे कोई सब्जेक्टिव केस पूछ दे, ऑब्जेक्टिव केस पूछ दे, दोनों का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल बाबू हमने समझा दिया है। देखिएगा, हमने जैसा कि बोला था कि जब भी आपको अंग्रेजी पढ़ना होगा बेसिक जरूरी है बाबू, ये सारी चीजें बेसिक है। अभी लग रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसी के आधार पर आपको एडवांस लेवल तक की अंग्रेजी में सिखा डालूंगा बाबू। क्यों, क्योंकि ग्रामर किसी के लिए नहीं बदलता है। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे 9 के हो, चाहे 10 के विद्यार्थी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी या टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर वहां भी केस पढ़ाया जाएगा तो 4 ही प्रकार के केस आपको बताए जाएंगे, जो सबसे मोस्ट आपको 3 है, वही सारी चीजें ही पढ़ाई जाती हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि नहीं हमसे नहीं आ पाएगा। आप किसी के भी कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना, किसी भी क्लास के हो, किसी भी चीज की तैयारी करते हो, ग्रामर किसी के लिए नहीं बदलता है। हमेशा यह ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे 9th का विद्यार्थी होगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस की भी तैयारी कर रहा होगा, तो उसके लिए भी यही सेम टू सेम ही केस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट बाबू जरूरी हो जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 110% ऑथेंटिक है, चीजों को समझने का प्रयास करिए बस, ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया विथ डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल। अब हम लोग बात किस पर करेंगे, पजेसिव केस पर या जेनेटिव पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, अभी हम इसका चार्ट भी समझाएंगे। फिलहाल के लिए पहले इन चारों का डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो एग्जाम में एडवांस लेवल का जो केस पूछा जाता है हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे पजेसिव केस किसे कहते हैं, तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पजेसिव केस। तो अगर पजेसिव केस के लिए डिफिनीशन के बारे में बात करता है तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्या करेगा कि इफ अ नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है ना, विथ इफ अ नाउन आर प्रोनाउन शो अ पोजीशन और रिलेशन,
किसके साथ बाबू? किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है बाबू? संबंध बतलाने का काम करेगा। वो हमारे क्या होंगे बाबू? पजेसिव केस के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यह रिलेशन शो करता है बाबू। और रिलेशन शो करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, एक ऑफ भी लगाते हो। और कुछ पजेशंस क्या होते हैं, जैसे अगर हमने एग्जांपल दिया कि देखिएगा, आई लव माई कोचिंग, ये देख लीजिएगा बाबू। एग्जाम्पल वो समझने के प्रयास करिएगा। ये बताइएगा, मैं अपने कोचिंग से प्रेम करता हूं। अब ये कोचिंग के बारे में बात किया, किसकी संबंध बतलाया बाबू? मेरा संबंध बतलाया। किसके साथ? कोचिंग के साथ। तो ये भी क्या होते हैं? पजेसिव केस के अंतर्गत आते हैं। एक और पजेसिव केस का उदाहरण मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया राम्स हाउस, ये देख लीजिएगा। ये बताइएगा, ये घर का संबंध किससे बतलाया जा रहा है? राम से। अर्थात ये क्या है? राम का घर है। अगर मैं इसी को चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, द हाउस ऑफ राम। अब देख लीजिएगा बाबू, यह भी संबंध बतला रहा है किसका? राम के घर के बारे में। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर क्या लग रहा है? एपोस्ट्रोफी यस लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है? ऑफ लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है? माई लग रहा है। यानी कि ये सारे चीजें क्या बतलाती हैं? पजेशन बतलाती हैं। जब हम लोग नाउन एंड केस पढ़ेंगे, नाउन एंड केस पढ़ेंगे, तो वहां भी पजेसिव केस का चर्चा किया जाएगा। और वहां विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूजेज कैसे किया जाता है, कहां ऑफ लगता है, कहां एपोस्ट्रोफी यस लगता है। आइएगा, तो डिफिनीशन में बाबू पजेसिव केस का भी क्लियर हो गया। यानी अगर नाउन या प्रोनाउन क्या बतलाएगा बाबू? संबंध बतलाएगा, उसे ही हम क्या कह देते हैं? पजेसिव केस कह देते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्या है बाबू? वोकेटिव केस। आइएगा, वोकेटिव केस के भी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं, यूजेज के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, वोकेटिव केस की हिंदी क्या होती है बाबू? संबोधन होता है। संबोधन करने का मतलब क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम को आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? बता दे रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं कि चलिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको नरेशन जब पढ़ाया जाता है तो आप नोटिस किए होंगे कि जैसे मैं यहां बाबू ऊपर देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं बात करता हूं कि राम, चलिएगा, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, कामा इनवर्टेड कामा, यहां लगाता हूं कि राम यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये देख लीजिएगा, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब हमने क्या किया बाबू? राम को संबोधन के रूप में यूज किया। देखिएगा, डायरेक्टली हमने क्या किया? राम का नाम लेकर संबोधन किया। उसे ही हम क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस बोला जाता है, संबोधन कारक बोला जाता है। और ये आप हमेशा जब भी कभी ग्रामर के बारे में बात करेंगे तो आप हमेशा कहां देखेंगे इसको? नरेशन में देखेंगे। जब मैं इसको वोकेटिव केस को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं बाबू, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में इसको क्या कर देते हैं? बना देते हैं। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखेंगे आई टोल्ड राम कर देंगे, दैट करेंगे, यू किसके अनुसार? राम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा। और आर का क्या हो जाएगा? वाज अ गुड स्टूडेंट हो जाएगा। चीजें हम लोग समझेंगे बाबू क्रम से। फिलहाल अभी के लिए जो टॉपिक था आप लोगों के लिए, हम लोग केस पर चर्चा कर रहे थे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और कौन सा? वोकेटिव केस। इन चारों का हम लोगों ने क्या किया? डिफिनीशन भी पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ा कि कैसे हम चीजें समझेंगे कि कब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और कब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये तो रहा बेसिक चीजें बाबू, जो आपको कहीं भी किताबों में मिल जाएंगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके एडवांस लेवल पर कि जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग केस के चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा, हम लोग केस के चार्ट प्रिपेयर करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग केस के चार्ट के बारे में बात किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर ये तो रहा, पीछे के जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था वो तो डिफिनीशन था, थ्योरी था, कोई पूछ लेता है। लेकिन ये जरूरी है कि आप इसको दिमाग में रखें। क्यों? क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिएगा, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बाबू? सब्जेक्टिव केस, ये देख लीजिएगा। दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पजेसिव केस, ये देख लीजिएगा, पजेसिव केस। यही तीन था। वोकेटिव केस को बाबू छोड़े रखिएगा। क्या बताया हमने कि उसका प्रयोग केवल संबोधन के लिए किया जाता है। जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो उसका यूज होता है। जब अगर कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बस इतने पढ़ना था।
अब हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल उसको पोस्टपोन करते हैं। यहां देखिएगा सब्जेक्टिव केस है बाबू एक हमारा, दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तीसरा क्या है पजेसिव केस है। इसी के बारे में चर्चा करना है। अब हम लोग बात करेंगे इधर। अच्छा ये बताइएगा, हमने बताया था कि नहीं आप लोगों को कि पर्सन कितने होते हैं, तो आपने कहा था कि सर फर्स्ट पर्सन होता है, इसके बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेकंड पर्सन होता है, और तीसरा क्या होता है थर्ड पर्सन होता है। ये देखिएगा जिस प्रकार से हमने चार्ट बनाया बाबू उसी तरह समझने का प्रयास करिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, एक आई आता है और एक क्या आता है वी आता है। सेकंड पर्सन में केवल क्या आता है बाबू यू आता है। थर्ड पर्सन में अगर हम लोग बात करें तो एक ही आता है, सी आता है, इट आता है, ये देखिएगा, और दे आता है। ये देखिएगा ही सी इट दे, या किसी का नाम भी आता है तो नाम किस में आ जाएगा, हमने यहां लिख दिया राम, सी के जगह पर क्या लिख दिया सीता लिख दिया, दे की जगह पर हमने क्या लिख दिया बॉयज लिख दिया। ये देखिएगा ये सबसे पहले याद करने का सबसे आसान तरीका बतला रहे हैं बाबू कि कभी आप भूल भी नहीं सकते हैं, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, बस थोड़ी सी फोकस करने की जरूरत हो जाती है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि सब्जेक्टिव केस में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो देखिएगा बाबू जितना हमने ये लिखा है ना ये सारे के सारे क्या हैं सब्जेक्टिव केस हैं। आई वी यू ही राम सी सीता इट दे बॉयज, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे सब्जेक्टिव केस में होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसी के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो सबसे पहले आई का क्या होता है बाबू मी होता है, वी का क्या होता है अस होता है, यू का क्या होता है यू होता है, ही और राम का क्या होता है हिम होता है। ये देखिएगा सी और सीता का क्या होता है हर होता है, इट का क्या होता है इट होता है, दे और बॉयज का क्या होता है बाबू THEM देम होता है। चीजों को समझना है बाबू, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी तरह समझ लीजिएगा। हमने क्या बोला कि यह अंग्रेजी ग्रामर का बोन मैरो है, जो भी डिफिनीशन से वो सब परिभाषा थी एग्जाम्पल देकर समझा दिया था, लेकिन जो याद करने वाली चीजें जो आपके एडवांस लेवल में पूछी जाएंगी, SSC के में सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहां से पूछा जाएगा बाबू। टीचिंग एग्जाम में जैसे आप सीटेट उटेट देते हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछ देता है कि वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वो तो डायरेक्ट छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। याद तो आपको जरूरी है करना, क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। चलिएगा जैसे देखिएगा बाबू आई हुआ मी हुआ, पजेसिव केस में फिर मैं इसको क्या करता हूं ऐसे कॉलम बना देता हूं, ये देख लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। ये हमारा रहा, ये देखिएगा ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया था, ये सेकंड पर्सन हो गया है, यहां से देखिएगा ये हमारा क्या है, ये देखिएगा थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहां से मैं ऐसे कर दिया खत्म। अब देखिएगा आई का क्या होता है मी हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा माई होगा, एक और होता है बाबू पजेसिव प्रोनाउन, थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा बाबू। यहां से देखिएगा ये एक में हम लिख रहा हूं एडजेक्टिव और एक में लिख रहा हूं प्रोनाउन, इस पर भी अभी चर्चा करने वाले हैं। यही सब तो एडवांस चीजें हैं समझने के लिए, जिस दिन अगर ये समझ में आ जाएगा उस दिन लगभग अंग्रेजी कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बिना आप एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर नहीं सकते। ये पूरा का पूरा बाबू नरेशन और वॉइस इसी पर डिपेंड ही होता है। जिस दिन अगर ये याद हो गया तो नरेशन और वॉइस बाबू आप चुटकियों में खत्म कर सकते हैं, और विथ 100% एक्यूरेसी, गलत होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब भी विद्यार्थी कोई गलत करता है इसी में गलत करता है। रीजन क्या होता है कि नरेशन में भी इसी की चेंजिंग होती है और वॉइस में भी इसी की चेंजिंग होती है। इसीलिए बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। चलिएगा अगर ये तो हो गया कि भाई मी, और यहाँ क्या हो गया माइन हो गया। ये देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं वी हुआ अस हुआ, ये हो गया बाबू आवर और ये हो गया आवर्स हो गया। यू का क्या हो गया योर हो गया और यहाँ क्या हो गया योर्स हो गया। हिम का क्या होता है बाबू हिज होता है, और आगे कुछ नहीं करिएगा। सी का क्या होता है यहाँ देखिएगा सी हुआ हर हुआ और एक और होता है बाबू हर्ष। इट का क्या होता है इट्स होता है। दे का क्या होगा देयर होगा और देयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, यानी कि अगर हम लोग इसको कॉलम में बांट देते हैं पूरा, उसके बाद जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे बाबू उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा ये रहा इट वाला, ये हर, ये हो गया, ठीक है ना। एक और कॉलम यहां से खींच देते हैं। चलिएगा अब ये बाबू हमारा चार्ट पूरा तैयार हो गया है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहीं कह सकते हैं कि बेसिक से एडवांस तक समझना है। ये आप एक बार चार्ट को पूरे अच्छे से देखिएगा बाबू, याद करने की कोशिश करिएगा। आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू
योर योर्स, फिर उसके बाद ही या राम तो हिम होगा हिज होगा, सी या सीता होगा तो हर हर हर्ष हो जाएगा, इट का इट इट्स हो जाता है, ये नहीं होता है। इसके बाद दे हुआ चाहे बॉयज हुआ उसके लिए हम देम लगाएंगे, देयर लगाएंगे और क्या लगाएंगे बाबू, देयर्स लगाएंगे। ये चीजें आपको तो चार्ट है, इसको तो याद करना ही करना है। अब हम इसमें क्वेश्चन समझाते हैं बाबू कि कैसे इसको एडवांस लेवल तक जा सकते हो और कैसे प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे बाबू तो आप फोकस कर रहे होंगे, देखिएगा कि यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, एक चीज। दूसरी चीज अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है। तीसरी चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ भी इट है और यहाँ भी क्या है बाबू, इट है। और एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि यह पूरा का पूरा पजेसिव केस है, तो आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि हमको एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या करना पड़ा, इसी को पजेसिव केस को दो भागों में बांटना पड़ा। जिस दिन आप ये चार्ट देखेंगे, अगर मन में आपके जितने हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, अगर वो क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में उठ रहे होंगे और इसका आंसर जानने के लिए अगर आप इच्छुक होंगे तो 100% बाबू आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और बेहतर ढंग से। चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं बाबू, कमेंट करिएगा, मैं 100% आपकी मदद करूंगा। चलिएगा आइए देखिएगा, सबसे सरल चीज़ें मैं समझते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले देखो बाबू कि यू क्या होता है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इट क्या है, सब्जेक्ट भी है और क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। हर क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट भी है और हर भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है। आप नोटिस कर रहे होंगे ना, देखिए ये इसमें है बाबू, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है। 3-4 प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे हैं कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, हर पजेसिव एडजेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ये चीजें क्लियर हो गई। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया पजेसिव केस को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि दो भागों में बांटना पड़ा। ये अगर मन में प्रश्न है तो आइए हम लोग इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। जिस दिन आप उत्तर समझ जाएंगे सारे के सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बाबू कि अभी तो देखिएगा मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। चलिएगा जैसे देखते हैं बाबू एक एग्जाम्पल, हमने देखा कि यू क्या है बाबू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। इसका डिफिनीशन आप साफ जानते हैं कि जब यह किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेंगे तो ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेंगे तो सब्जेक्ट होंगे। जैसे देखिएगा अगर हमने बोला यू लव इट, ये देखिए बहुत आसानी से समझिएगा बाबू, बहुत छोटा एग्जांपल देंगे चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। यू लव इट। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे इट हर्ट्स, ये देखिएगा यू, यह तुम्हें तकलीफ देता है। अब बात करते हैं बाबू, देखिएगा ये दोनों क्या है बाबू, वर्ब है कि नहीं है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है बाबू, वर्ब है। वर्ब के अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और अगर यू के वर्ब के अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू कि यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिएगा यहाँ इट क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, और यहाँ इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी सिंपल सी बात है, यू कब होगा बाबू, जब वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं। यू और इट आपने क्लियर करिए एग्जांपल के माध्यम से, समझ में 100% आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हर के बारे में, ठीक है ना। देखिएगा हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं हर वाला, इसको हर को समझिए। इसको एग्जाम्पल बाबू अच्छे से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो हम हैं बाबू, परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। चलिएगा आइए हम लोग हर के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू कि हर क्या है, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट भी है और एडजेक्टिव भी है। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट भी है और क्या है, एडजेक्टिव है। इसी को समझना है। हम एक ट्रिक लिख देते हैं बाबू, ये देखिएगा ट्रिक हम समझा देते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भी बाबू हर क्या होगा, अकेला आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हर अकेला आएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जब यह नाउन के साथ आएगा तो ये क्या होगा बाबू, एडजेक्टिव होगा। बस खत्म कहानी। जब भी हर के बारे में चर्चा करेंगे, अगर कोई पूछेगा कि भैया हर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाबू कि ऑब्जेक्टिव केस में भी है और पजेसिव एडजेक्टिव में है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हर कब पजेसिव एडजेक्टिव होता है और कब ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। जब यह अकेला आए बाबू, जब यह अकेला आएगा
अकेला आएगा तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जब नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव होगा। बहुत ही आसान चीज है। जैसे देखिएगा, अगर हम सीधा कर देते हैं तो बस इसी को एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से समझिए बाबू। जब हम लोग कॉमन एरर करेंगे एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, अनदर डिफेंस एग्जाम का, तो देखिएगा यही चीजें बाबू बस थोड़ा सा बड़े सेंटेंस में पूछ देगा। अभी हम लोग पूरा का पूरा मैटर किस पर काम कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, 110% आप कर लोगे अगर आपका बेसिक चीजें क्लियर होगा तो। आइए देखते हैं, जैसे हमने सीधा लिख दिया कि आई लव हर, देखिएगा मैं उससे प्रेम करता हूं, आई लव हर। अगर मैं बोलूंगा कि हर क्या है बाबू, अकेले आया है कि नहीं, देखिएगा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहीं पर लिख दिया आई लव हर आइज, ये देख लीजिएगा मैं उसकी आंखों से प्रेम करता हूं। अब जैसे उसके आंखों को, अगर यहां चलिए लाइक कर लीजिएगा, लाइक कर लेंगे, आई लाइक हर आइज, मैं उसकी आंखों को पसंद करता हूं। ये बताइए बाबू, ये आई क्या है, नाउन है कि नहीं है, और नाउन के साथ हर आया कि नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि हर कब ऑब्जेक्ट का काम करेगा और कब पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। जब यह अकेला आएगा बाबू तो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में, और जब नाउन के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे से। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज बाबू, ये देखिएगा ये पजेसिव केस है। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि हमको पजेसिव केस को ही दो भागों में बांटना पड़ गया, और ये माई और माइन में अंतर क्या होता है, आखिर हम कब माइन यूज करेंगे, कब माई यूज करेंगे, इसका क्या रीजन हो गया। कभी कभी आप सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद वो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ध्यान से समझने वाली चीज है बाबू कि माई कब होगा, माइन कब होगा। इसको भी हम लोग यहीं पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चार्ट बाबू मिटा नहीं रहे हैं, रीजन क्या है कि बिना चार्ट के आप कुछ नहीं। हमने क्या बोला था कि ये बाबू अंग्रेजी ग्रामर का बोन मैरो है, इसको तो आपको रटना ही रटना है। और रटना कैसे, एकदम ध्यान से, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स, फिर उसके बाद ही हिम हिज, फिर उसके बाद सीता, चाहे सी कर लीजिएगा, सी हर हर हर्ष, उसके बाद इट इट इट्स, फिर उसके बाद दे देम देयर देयर्स। ऐसे ही रट जाइएगा। अब बाकी जो इसके मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग उस पर भी आएंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे यूज होते हैं, तो सारी चीजें तो हम आपको बता ही रहे हैं। जिस प्रकार से ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर माई और माइन में अंतर क्या है। अगर आप बाबू केवल माई और माइन में अंतर समझ जाएंगे तो इन सभी का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम माई और माइन का अंतर लेकर चलते हैं। जैसे देखिएगा, अगर कोई बोल देता है कि दिस इज माई बुक, तो बिल्कुल सही है सेंटेंस बाबू, यह मेरी किताब है। लेकिन कोई ऐसे भी सेंटेंस बोलता है कि दिस बुक इज माइन, ये देख लीजिएगा, दिस बुक इज माइन। दोनों सेंटेंस बाबू सिंपल सी बात है कि देखिएगा, जब भी यह एडजेक्टिव का यूज होगा यह हमेशा क्या आता है बाबू, नाउन के साथ। आप खुद समझिए बाबू, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या बतलाता है, ऐसे संबंध। एडजेक्टिव है तो सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है, विशेषता बतलाता है, या उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर और उसमें थोड़ा सा क्या करता है, परिवर्तन ला देता है, तो वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। आगे जब हम लोग एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे तो वहां करेंगे ही करेंगे। फिलहाल यहां देख लीजिएगा, देखिएगा दिस इज माई बुक, ये बुक क्या है, नाउन है। और नाउन से अगर पहले आएगा तो हमेशा क्या आएगा बाबू, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। और जब यह अकेला आता है तो इसका प्रयोग क्या होता है, प्रोनाउन के रूप में होता है। इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अंतर क्या होता है दोनों में, ये बस थोड़ा सा बतला देते हैं। देखो बाबू, इसमें क्या होता है कि लेस संभावना के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी देखिएगा, दिस इज माई बुक, अगर कोई कह रहा है ना कि दिस इज माई बुक, इसका मतलब हाँ भाई ठीक है, यह मेरी किताब है। लेकिन जब उस पर जोर दे के कहेगा कि नहीं दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरा है और किसी का नहीं है, थोड़ा सा बस बात आ जाती है कि उसमें पजेशन दिखलाने की बात आ जाती है। जब ज्यादा अधिकार दिखलाया जाता है उस कंडीशन में हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और नहीं तो सामान्य अधिकार दिखलाने के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं। बस यही छोटा सा था। एक और चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो कभी कभी आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और कभी कभी ऐसे भी नॉर्मली तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे उस समय हम लोग पत्र लिखते थे, सर आई बेग टू से दैट आई एम फीलिंग अनवेल। जब जो छुट्टी लेना होता था तो नीचे हम क्या लिखते थे, आपने नोटिस किया होगा कि YOURS, योर्स ओबीडियंटली लिखते थे, याद है कि नहीं, ओबीडियंटली लिखते थे। और जैसे ही योर्स लिखते थे, इसका मतलब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर योर नहीं लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था, योर्स।
योर्स का मतलब ही हो जाता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप अपने पिता को लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी बेटा, अगर आप अपने भाई को लिखेंगे तो जरूरी नहीं होता है कि योर ओबीडियंटली आगे लिखा जाता है कि सन लिखना होता है, ब्रदर लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं। योर्स का मतलब क्या है बाबू, आप खुद समझिए। योर्स है क्या, प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन यूज होगा तो किसी नाउन के लिए आया होगा कि नहीं होगा। तो आपने नाउन क्या लिखते हैं, जैसे पहले ही लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब नाउन क्या है बाबू, प्रिंसिपल है। जब भी प्रिंसिपल होगा तो अगर आप अपने लिए यूज करेंगे तो योर्स का मतलब क्या हो जाएगा, योर आज्ञाकारी शिष्य, योर स्टूडेंट्स हो जाएगा। लेकिन हमेशा योर स्टूडेंट नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, केवल योर्स लिख देने से इस नाउन का बोध ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है। तो ऐसे चीजें कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, बाकी कोई घबराने की बात नहीं। आप जानते रहिएगा कि ये सब प्रोनाउन होते हैं, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउन हमेशा अकेले आता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। प्रोनाउन ज्यादा अधिकार जब दिखलाना होता है तो हम स्पेशली प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं, और थोड़ा सा कम अधिकार दिखलाना, सामान्य अधिकार के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, केस कंप्लीट कर लिए हैं बाबू। इससे ज्यादा केस आपको जानने की जरूरत नहीं है। जितना भी बेसिक से लेकर एडवांस होता है, हमने सारे के सारे चीजें इसमें क्या कर दिया है, कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। बाकी इसी से रिलेटेड होकर हम लोग नरेशन वाइज जब कॉमन एरर करेंगे तो चीजें यहीं से आएंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल द विश्वास एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।